नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। मानव भूगोल के वीडियो की श्रृंखला में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विश्व की जनजातियों के बारे में बात की थी, जिसमें एस्किमो जनजाति का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप अध्ययन कर लीजिए। इसके अलावा बुशमैन, पिग्मी और मसाई जनजाति का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम बात करेंगे बद्दू जनजाति की, अरब के बद्दू। देखो, जो बद्दू जनजाति है एक घुमक्कड़ जनजाति है जो अपने शिकार, चरागाहों और जल प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। बद्दू का अर्थ सामान्यतः खानाबदोश जनजाति से है। यह खानाबदोश इसलिए है क्योंकि ये लोग मौसम के परिवर्तन होने के कारण परिवार और पशुओं के साथ साथ जल एवं चारे की तलाश में हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। एक स्थान विशेष पर ये लोग जल और चरागाहों की प्राप्ति तक ही रहते हैं। जब वहाँ से जल और चरागाह समाप्त हो जाता है तब ये लोग अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर रहने लग जाते हैं। बद्दू लोग हमेशा समूह में विचरण करते हैं तथा आधुनिक सभ्यता से संपर्क करना नहीं चाहते, ये और लोगों से अलग ही रहना चाहते हैं। बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र जो अरब का प्रायद्वीप है, सऊदी अरब वाला भाग, अरब के प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में रेगिस्तानी क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से दो रेगिस्तान हैं, हम्मद और नेफद। कौन कौन से? हम्मद और नेफद। तो अरब के मरुस्थल में बद्दू जनजाति के लोग निवास करते हैं। दक्षिणी पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय भागों में बद्दू लोग सीरिया के मध्यवर्ती भागों से दक्षिण में अरब के प्रायद्वीप के उत्तरी भागों तक पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका निवास है। तो जहाँ भी बद्दू आ जाए समझ लेना कि अरब के बद्दू की बात हो रही है। अब बद्दू जनजाति क्षेत्र का जो निवास क्षेत्र है ना, उसका भौगोलिक वातावरण क्या है? देखो, यहाँ पर बताया आपको कि ये मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं। यहाँ पर हम्मद और नेफद जो दोनों मरुस्थल हैं, दोनों मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें जून और सितंबर के समय तीव्र गर्मी का होता है। औसत तापमान इस समय यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तेज धूल भरी हवाएं चलती रहती हैं। वर्षा नाम मात्र की होती है। दिसंबर और जनवरी में शीतलता अधिक पाई जाती है और कभी कभी तो क्या होता है, हिमपात भी होता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य जो सागरीय चक्रवात है उसके बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इससे हल्की वर्षा होती है जिससे यहाँ पर क्या उगाती है, घास उगाती है जो पशुओं का प्रमुख चारा होता है। बद्दू जनजाति की शारीरिक संरचना, इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है ना, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तो इन लोगों का कद सामान्यतः लंबाई का होता है लगभग 160 से 167 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इनका चेहरा लंबा, नेत्र काले, बाल काले, चमड़ी का रंग पीलापन लिए हुए होता है। ये लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय एवं आर्मिनाइड प्रजातियों के मिश्रण उत्पन्न जनजाति मानी जाती है। आर्मिनाइड प्रजाति और दक्षिणी पश्चिम एशिया की प्रजाति की मिश्रित जनजाति मानी जाती है। इन दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण बद्दू जनजाति के लोगों में पाए जाते हैं। कौन कौन सी प्रजाति को मिश्रण है? आर्मिनाइड प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति, दोनों के मिश्रित लक्षण इस जनजाति में पाए जाते हैं। अभी हम एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं कि मानव प्रजातियों के संबंधित, मानव प्रजाति क्या है, मानव प्रजाति कितने प्रकार की है, कौन कौन से विद्वानों ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है, तब आपको ये आर्मिनाइड और ये समझ में आ जाएगा। बद्दू जनजाति का भोजन। देखो, बद्दू जनजाति पशु चारक, पशुपालक जनजाति है। तो ये लोग ज़्यादातर ऊंट पालते हैं। क्या पालते हैं? ऊंट। तो बद्दू लोगों के भोजन में ऊंटनी के दूध का प्रमुख स्थान होता है।
दूध को कच्चा पीने के अतिरिक्त ये लोग दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाकर उनका उपयोग करते हैं। ऊँटनी के खट्टे दूध का उपयोग बद्दू लोग सामान्यतः अपने दैनिक भोजन में करते हैं। दूध के अतिरिक्त ये लोग जौ, मक्का की रोटी, जानवरों का मांस आदि भी भोजन के रूप में लेते हैं। मेहमान आदि के आने पर ये लोग उनका सत्कार कहवा पिलाकर करते हैं। तो कहवा इनका प्रमुख पेय पदार्थ माना जाता है। कॉफ़ी पीते हैं लोग, तो इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? कहवा। इसके अतिरिक्त ये लोग भेड़ बकरियों का मांस खाते हैं और दूध भी पीते हैं, ये भोजन के रूप में लेते हैं। तो बद्दू लोगों के भोजन का प्रमुख आधार ऊँटनी का दूध है, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं? रुवाला। रुवाला। तो ऊँटनी के दूध का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग ये क्या बोलते हैं? रुवाला। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है रुवाला क्या है? तो बद्दू जनजातियों में ऊँटनी के दूध को क्या बोलते हैं? रुवाला बोलते हैं। इनके वस्त्र कैसे होते हैं देखो। बद्दू लोगों के निवास क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, अतः गर्म जलवायु के कारण ये लोग केवल सूती वस्त्र पहनते हैं, जो बहुत ढीले ढाले और हल्के होते हैं। बद्दू जनजाति के पुरुष सूती कपड़े से बने कुर्ता एवं पायजामा या चोगा पहनते हैं और शीत ऋतु में भेड़ के बालों से बनी जैकेट पहनते हैं। ये लोग सिर पर टोपियाँ और पगड़ी बांधते हैं, जिससे धूप से सिर का बचाव हो सके। स्त्रियां भी सूती कपड़े के मुलायम और हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। इनका व्यवसाय तो हम पहले बता चुके हैं कि ये लोग पशुपालक जनजाति हैं, तो ऊंट का इनमें सर्वाधिक महत्व है। बद्दू लोगों के निवास क्षेत्र के प्रतिकूल जलवायु और जल की कमी के कारण पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय बहुत कम है, अतः इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। पशुओं के रूप में ये ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर आदि जानवरों को पालते हैं। ऊंट का महत्व सर्वाधिक होता है। ऊंट, घोड़े एवं खच्चर आदि पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर सामान लादने के काम आते हैं, यानी बोझा ढोने के काम आते हैं। इसके अलावा भेड़ और बकरियों से दूध, मांस, चमड़ा, ऊंट से दूध, बाल और चमड़ा आदि प्राप्त करते हैं। ऊंट बद्दू लोगों के आर्थिक स्तर का आधार माना जाता है। जिसके पास जितने अधिक ऊंट होते हैं वह उतना ही धनवान माना जाता है। कृषि करना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल भौगोलिक दशाएं हैं। अब हम बात करेंगे बद्दू जनजाति का घर या मकान, हाउस। देखो, बद्दू जनजाति के लोग हमेशा चारागाह और जल की खोज में भ्रमणशील रहते हैं। खाना बदोश जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति है। जहाँ भी इनको पशुओं के लिए जल और चारा मिल जाता है, वहीं ये अपने अस्थायी घर यानी तंबू बनाकर रहते हैं। तंबू के अंदर कपड़ा या चमड़ा लगाकर उसको अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं। एक बड़ा तंबू लगा लेते हैं और तंबू के अंदर कपड़ा बांध कर उनको डिवाइड कर लेते हैं। एक ही तंबू में सारे घरवाले रहते हैं। ये लोग जो तंबू लगाते हैं, तो सबसे बीच में मुखिया का तंबू होता है और उन चारों ओर अन्य तंबू होते हैं। तंबू लगाने का काम स्त्रियां करती हैं, घर की महिलाएं तंबू बनाने का काम करती हैं, जबकि जो पुरुष और बच्चे होते हैं वो पशु पालने का, पशु चराने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि जो इनके जो तंबू होते हैं, एक ही तंबू के कई पार्टीशन कर देते हैं कि कहीं पर चमड़ा का बांध दिया या फिर कपड़ा बांध कर उसमें अलग अलग बना देते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था देखो, बद्दू जनजाति के लोगों में कई उपजाति वर्ग पाए जाते हैं। एक जाति विशेष के लोग एक समूह में रहते हैं। इनके समाज में पिता का सर्वोच्च स्थान होता है, अर्थात समाज क्या है? पितृ प्रधान माना जाता है। एक गोत्रीय जाति के 3-4 पीढ़ी के लोग सम्मिलित रूप से एक ही समूह में निवास करते हैं और चरागाह की तलाश में ये लोग भ्रमण करते हैं, तो भी समूह में ही जाते हैं। बद्दू जाति के लोगों में रक्त संबंध सुदृढ़ और शक्तिशाली पाया जाता है। प्रत्येक समुदाय के लोगों के कपड़ों का अलग अलग रंग होता है। विभिन्न समुदायों में से सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी समूह के मुखिया को सभी का प्रमुख माना जाता है। इस मुखिया को सभी समुदाय के लोग बोलते हैं शेख।
जो बद्दू जनजाति के लोग हैं वो मुसलमान धर्म से संबंधित माने जाते हैं और इसमें मुखिया को क्या बोलते हैं, शेख बोलते हैं। बद्दू लोगों का धर्म इस्लाम है। ये लोग बहुविवाही होते हैं, यानी एक बद्दू कई पत्नियां रख सकता है, किसी के तो 4-4 पत्नियां भी होती हैं। इनमें अपनी जातियां गोत्र विशेष में विवाह करने की प्रथा प्रचलित है। ये लोग अपनी सगी बहन के अलावा किसी से भी विवाह कर सकते हैं, चाचा की लड़की से, ताऊ की लड़की से, बुआ की लड़की से, मामा की लड़की से। अपनी सगी बहन को छोड़कर ये लोग अपने गोत्र में या अन्य किसी भी रिश्तेदारी में विवाह कर सकते हैं। बद्दू लोग स्वभाव से वीर, युद्ध कौशल में पारंगत होते हैं। शक्तिशाली समूह के लोग कमजोर समुदायों पर आक्रमण करते रहते हैं। अकाल और चारे और पानी की कमी से ये लोग छापामार लूटमार अधिक करने लग गए हैं। अधिकतर बद्दू लोग रात्रि में छिपकर व्यापारिक लोगों और यात्रियों से लूटपाट भी अधिक करते हैं। वैसे स्वभाव से ये लोग ईमानदार, अतिथि सत्कार और योद्धा होते हैं, लेकिन वातावरणीय दशाओं के प्रतिकूल पाए जाने के कारण, खाद्यान्नों की कमी और कठोर परिश्रम आदि के कारण ये लोग अब लूटपाट, आक्रमण आदि क्रियाएं भी करने लग गए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा हेतु इनकी शरण में आ जाता है तो ये उसकी रक्षा अपने प्राणों की परवाह किए बगैर करते हैं। आधुनिक समाज से संपर्क, इन लोगों का आधुनिक समाज से संपर्क बहुत कम हुआ है। वर्तमान समय में इनके लिए कृषि व्यवस्था की जा रही है, कुछ लोगों का सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अब धीरे धीरे इनकी सामाजिक व्यवस्था आधुनिक सभ्य समाज के संपर्क में परिवर्तित होती जा रही है। धन्यवाद आप लोगों को।